नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अहमद शाह तक पढ़ लिया। आज हम लोग नए मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के बारे में बात करेंगे। आलमगीर द्वितीय, अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 1759 से 1754 से 1759, 1754 से 1759। देखो, इसका वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन। इसका वास्तविक नाम क्या था? अजीजुद्दीन इसका नाम वास्तविक था। लेकिन ये जो गद्दी पे बैठा था तो ये आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। अगर पूछा जाएगा कि आलमगीर द्वितीय किसकी सहायता से, किसकी मदद से गद्दी पर बैठा था, तो इमादुल मुल्क की मदद से। इमादुल मुल्क कौन था? तो अब मैंने बताया था कि अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था और इमादुल मुल्क ने मराठों की मदद से सफदरजंग की हत्या करके स्वयं वजीर बन गया था। तो वही इमादुल मुल्क है। इसका अन्य नाम गाजीउद्दीन भी देखने को मिलता है, गाजीउद्दीन। अब आलमगीर द्वितीय में से एक ही पॉइंट जो मुख्य बनता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध ये तो बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ है, परंतु फिर भी पूछ लिया जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो बता देंगे आलमगीर द्वितीय। अब क्या होता है, 1769 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र था अली गौहर, जो शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठेगा। परंतु इमादुल मुल्क जो है शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर नहीं बैठने देता है और उसके बदले कामबख्श के पौत्र शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बैठा देता है। तो अब हेडिंग डालेंगे शाहजहां तृतीय। इसके शासनकाल की बात करें तो 10 दिसंबर 1759 से अक्टूबर 1760। अब क्या था कि गद्दी पर बैठना चाहिए था आलमगीर द्वितीय के पुत्र को, जो शाह आलम द्वितीय था जिसका नाम अली गौहर था, उसको गद्दी पर बैठाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो है इमादुल मुल्क ने क्या किया, इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र, क्या नाम था जिसका, मोही उस मिल्लत को जो है शाहजहां तृतीय की उपाधि देकर गद्दी पर बैठाया। वैसे बैठना चाहिए था अली गौहर को, जो आलमगीर द्वितीय का पुत्र था, लेकिन इमादुल मुल्क ने किसको बैठा दिया, कामबख्श के जो पौत्र थे जिसका नाम था मोही उस मिल्लत, उसको शाहजहां तृतीय की उपाधि देकर गद्दी पर बिठा दिया। अब यहीं पे क्या हो जाता है, उधर जो है अली गौहर था, ये भी हार नहीं मानने वाला था। उसने जो है शाह आलम द्वितीय की उपाधि देकर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। अब क्या होता है, उधर शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठ गया है और इधर शाहजहां तृतीय गद्दी पर बैठ गया है। तो हम कह सकते हैं यह समय था 1760 वाला या 1759 से 60 वाला, जिसमें एक समय में 2 मुगल शासक गद्दी पर बैठे। इसमें बस इतना ही पढ़ना है। हम लोग शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल बहुत लंबा रहा है। अगर पूछा है उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे लंबा का शासनकाल, तो शाह आलम द्वितीय का ही रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे शाह आलम द्वितीय। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1759 से 1806, लगभग में 57 साल ये गद्दी पर बैठा है। देखो, इसका वास्तविक नाम क्या था, तो अली गौहर था इसका वास्तविक नाम, अली गौहर। अब पूछा जाता है कि आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय अली गौहर कहाँ था, तो ये उस समय पटना में था और इसने क्या किया, पटना में ही खुद को शाह आलम द्वितीय की उपाधि देकर गद्दी पर बैठा दिया।
अब क्या होता है, जैसे ही गद्दी पर उठ बिठाया और उधर जो वजीर था इमादुल मुल्क, उसने तो शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बिठाया था, जिसके डर के चलते या भैया भाग गया। अब भाग गया तो उसका मतलब पूरे गद्दी पे वहां कौन संभाल रहा है, तो वहां पे इमादुल मुल्क गद्दी को संभाल रहे हैं। अब क्या होता है, इसी के शासन काल में क्या होता है, उस समय अब्दाली का आक्रमण हो जाता है। अब्दाली का आक्रमण कब होता है, 1761 में। और तभी एक युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किसके इसके मध्य में हुआ, तो मराठों और अब्दाली के मध्य। इसमें बहुत बुरी तरह से पराजित हुए मराठा लोग और जीता कौन, अब्दाली। जब हम लोग मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे पानीपत के युद्ध के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। तो अब्दाली का आक्रमण हुआ 1761। अब क्या हुआ, इसमें मराठा हार गए और अब्दाली जीत गया। इसी के शासन के काल में क्या होता है, उधर रूहेला नेता जिसका नाम था नजीबुद्दौला और इसका पुत्र था जबीता खान और इसका पुत्र कादिर खान या गुलाम कादिर कह सकते हो, गुलाम कादिर। इन लोगों का दिल्ली पर बहुत अच्छे तरीके से वर्चस्व हो गया था। अब क्या होता है कि यहाँ पे पानीपत के युद्ध में मराठा भी हार गए, परंतु वही लगभग समय आता है 1772 में मराठों की मदद से जो ये शाह आलम द्वितीय है ये दिल्ली में प्रवेश करता है। तो मराठों की मदद से दिल्ली में प्रवेश किया। तो यह मराठों की मदद से दिल्ली में क्या करता है, प्रवेश करता है। अभी तक ये दिल्ली के बाहर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, ये मराठों की मदद से दिल्ली में प्रवेश किया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या होता है, 1772 में ये दिल्ली में प्रवेश करता है। अब उधर क्या होता है, लगभग में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। ये उसके समय शासनकाल के पहले की बात है, लगभग में 1764 की बात है। 1764 में उधर बक्सर का युद्ध होता है बंगाल वाले क्षेत्र में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। अब इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन लड़ रहा है, तो इधर मीर कासिम और शुजाउद्दौला और कौन, शाह आलम द्वितीय। ये एक तरफ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं और उधर अंग्रेज लड़ रहे हैं। अंग्रेजों में अध्यक्षता किसने की थी, वैसे रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन युद्ध लड़ने गया था वो हेक्टर मुनरो। अब क्या होता है, इसमें ये तीनों हार जाते हैं और जीत जाते हैं अंग्रेज, जिसके चलते फिर अंग्रेज लोग क्या करते हैं, शाह आलम द्वितीय से संधि करते हैं 1765 में। कौन सी, इलाहाबाद की संधि। कब हुई, 1765 में। अब इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, की सूबेदारी प्राप्त कर ली। अब क्या होता है, अब अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी होती है। अब क्या होता है, लगभग में 1778 या 1788 में क्या होता है, 1788 में गुलाम कादिर कौन था, तो अभी मैंने बताया जो रूहेला नेता थे दिल्ली वाले क्षेत्र में, जबीता खां, उसी के साथ ये गुलाम कादिर था। इसने क्या किया, शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया। परंतु क्या होता है कि मराठों की मदद से पुनः गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन लगभग में 1803 का समय आता है। कब, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया, पेंशनर बना दिया।
क्योंकि 1799 में उधर कह सकते हो मैसूर का आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, उधर उनकी शक्तियां मजबूत हो गई हैं। इसी तरीके से हैदराबाद वाला क्षेत्र कब्जा कर लिया है। प्लासी और बक्सर के युद्ध में ये वाला क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र, अब दिल्ली वाला क्षेत्र रहा था। तो 1803 में इन्होंने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शाह आलम द्वितीय को पेंशनर बना दिया। इसके बाद में क्या होता है, लगभग में 1806 में लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, लॉर्ड वेलेजली ने परमिशन ले ली कि अब अंग्रेजों के द्वारा नोट जारी किए जा सकेंगे। इसलिए कह सकते हो अंग्रेजों के द्वारा कागज के नोट, और कहा कि जो कागज के नोट होंगे उस पे अंग्रेजी गवर्नरों के हस्ताक्षर होंगे। तो किसके हुए थे, सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की। और उसके बाद में क्या होता है, 1803 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो रहा शासनकाल शाह आलम द्वितीय की। फिर इसको मैं दोहराए देता हूं एक बार कि शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 तक रहा। इसका जो है नाम था अली गौहर, लेकिन जो है यह जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। पूछा जाता है कि आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय शाह आलम कहाँ था, तो पटना में था। इसके बाद में क्या होता है, यह लगभग में 12 वर्षों तक बाहर रहा, कह सकते हो दिल्ली के बाहर रहा। क्यों, क्योंकि उस समय इमादुल मुल्क का वर्चस्व ज़्यादा था, उसने इसको भारत में उसमें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। फिर आखिरकार 1772 में मराठों की मदद से यह दिल्ली में प्रवेश किया। क्यों मराठों की मदद से, क्योंकि 1761 में क्या होता है, युद्ध होता है पानीपत का, जिसमें जो है मराठा हार तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में थोड़े दिन बाद इसको फिर प्रवेश करा देते हैं। इसके बाद में एक चीज और याद रखना है कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में बंगाल वाले क्षेत्र में, जिसमें इसने जो है शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम का साथ दिया था और इसमें सुजाउद्दौला ने भी साथ दिया था। इसमें शाह आलम द्वितीय पराजित हो जाता है, या कह सकते हो मीर कासिम पराजित हो जाता है, जिसके चलते शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज लोग एक संधि करते हैं इलाहाबाद की संधि 1765 में, जिसमें उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी प्राप्त कर ली। इसके बाद में फिर एक काम ये होता है कि 1788 में गुलाम कादिर ने क्या किया, शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया, परंतु मराठों ने फिर से शाह आलम द्वितीय को ही गद्दी पर बैठाया। अब क्या होता है, 1803 की बात आई तो अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शाह आलम द्वितीय को पेंशनर बना दिया है। अब शाह आलम पेंशनर बन गया है। अब बात आती है 1806 की। तो 1806 में लॉर्ड वेलेजली ने एक हस्ताक्षर करवा लिए शाहजहां द्वितीय से, शाह आलम द्वितीय से, कि भैया आज से हम लोग जो है पूरे भारत में कागज के नोट चलाएंगे, जिसपे हस्ताक्षर किसके होंगे, जो भारत का गवर्नर जनरल होगा उसके होंगे। इसके अलावा एक चीज और याद रख सकते हो कि 1806 में ही क्या हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल की नींव रखी गई। इसके बाद में क्या होता है, 1806 में ही शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।